हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोग तरंग चैप्टर को समाप्त किए थे। आज का चैप्टर है ध्वनि। ठीक है, तो ध्वनि से शुरू करते हैं। ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि धैर्य। ठीक है, ध्वनि कैसा है? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य तरंग। और वहीं प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ। तो प्रकाश परस्थ याद रखिएगा, यानी अनुप्रस्थ। प्रकाश अनुप्रस्थ है और ध्वनि धैर्य यानी अनुदैर्घ्य। ठीक है, ध्वनि जो है, ध्वनि को कितने तरंगों में बांटा गया है? तो 3 तरंगों में। एक को बोलते हैं अपसरब तरंगे और एक होता है सरब तरंगे, एक होता है परासरब तरंगे। अपसरब, शरब और पराशरब। ठीक है, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो याद रखिएगा अपसरब तरंगे, शरब तरंगे और पराशरब तरंगे। तो अपसरब तरंगे किसको कहेंगे? तो जब तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम तो अपसरब तरंगे बोलेंगे। 20 हर्ट्ज से कम तो उसको क्या बोलेंगे? अपसरब तरंगे। और जब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति हो तब उसको हम बोलेंगे श्रव्य तरंग। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक को हम लोग श्रव्य तरंगे, ऑडिबल वेव बोलेंगे। और वहीं बात करें 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक तो उसको बोलते हैं पराशरब तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से कम अपसरब, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तब पराशरब, और दोनों के बीच में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच सरब तरंगे, ऑडिबल वेव। ठीक है, अब सुनिए, अपसरब तरंगे जो है 20 हर्ट्ज से कम कौन कौन जो है कैसे उत्पन्न होता है? तो भूकंप के समय जो उत्पन्न तरंगे होता है वो अपसरब तरंगे होती है। ठीक है, भूकंप से जो तरंग उत्पन्न होता है कौन सा तरंग है? अपसरब तरंग है। कुत्ता, बिल्ली, सांप सुन सकता है किस तरंग को? अपसरब तरंग को। कुत्ता, बिल्ली, सांप किस तरंग को सुन सकता है? तो अपसरब तरंगे को। ठीक है, मनुष्य किस तरंग को सुन सकता है? तो सरब तरंगे। मनुष्य सरब तरंगे, ना तो अपसरब और ना ही पराशरब मनुष्य सुन पाता है। मनुष्य जो है केवल सरब तरंगे सुन सकता है। ठीक है, वहीं बात करें पराशरब तरंगे की तो गाल्टन नामक वैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न किया गया था पराशरब तरंगे को। तो याद रखिएगा पराशरब तरंगे सबसे पहले किसने उत्पन्न किया था? तो गाल्टन। ठीक है, पराशरब तरंगे को सर्वप्रथम किसने उत्पन्न किया? गाल्टन ने। ठीक है, तो चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंगे कौन सी होती है? पराशरब। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंगे पराशरब। कुत्ता, बिल्ली, सांप सुन सकता है अपसरब को। ठीक है, तो याद रखिएगा चमगादड़ द्वारा जो उत्पन्न तरंगे होता है कौन सा? पराशरब। ठीक है, अब सुनिए पराशरब तरंगे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पराशरब तरंगे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो चिमनी भट्टी से कालिख हटाने में, चिमनी भट्टियों में जो कालिख लग जाता है किस तरंगे से हटाते हैं? पराशरब तरंगे से। चिमनी भट्टी से कालिख हटाने में पराशरब तरंगे का उपयोग करते हैं। सोनार में किस तरंग का यूज होता है? तो पराशरब तरंगे का। सोनार में गठिया रोग के उपचार में, गठिया रोग के उपचार में किस तरंग का यूज होता है? पराशरब तरंगे का। समुद्र की गहराई जो मापते हैं उसमें कौन सा तरंग का यूज होता है? तो पराशरब तरंग। ठीक है, समुद्र की गहराई पराशरब तरंगे। ठीक है, संकेत भेजने में, संकेत भेजने में पराशरब तरंगे का प्रयोग होते हैं। ठीक है, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को मारने में किस तरंग का प्रयोग करते हैं? पराशरब तरंगे। तो याद रखिएगा दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को मारने में पराशरब तरंगे। भ्रूण की जांच, भ्रूण की जांच करने के लिए
किस तरंग का प्रयोग करते हैं? पराश्रव तरंगे। किस तरंग का? हाँ, पराश्रव तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, भ्रूण की जांच करने में जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में, ब्रेन में जो ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में किस तरंग का प्रयोग करते हैं? पराश्रव तरंगे। किसका प्रयोग? पराश्रव तरंगे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पथरी के उपचार में, पथरी जो होता है, पथरी जो पेट में हो जाता है, पथरी के उपचार में भी किसका प्रयोग करेंगे? पराश्रव तरंगे। पथरी के उपचार में पराश्रव। ईसीजी में, ईसीजी में किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव तरंगे। ईसीजी के प्रयोग जो कि हृदय को माप करने में, हृदय उपचार में करते हैं, तो ईसीजी में कौन सा तरंग का प्रयोग करते हैं? पराश्रव तरंगे। चमगादड़ जो है किस तरंग को उत्पन्न करती है? पराश्रव तरंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो जितना मेडिकल से संबंधित लगभग है सभी पराश्रव तरंगे ही यूज करते हैं। उसके बाद आगे आइए, ध्वनि का गुण। ध्वनि का गुण, तो ध्वनि के 3 गुण हैं। ध्वनि के 3 गुण, एक है तीव्रता, तारत्व और गुणता। ध्वनि के 3 गुण, तीव्रता, तारत्व और गुणता। ठीक है, तीव्रता को इंटेंसिटी बोलते हैं, तारत्व यानी पिच और गुणता मतलब क्वालिटी। ठीक है, तो तीव्रता या प्रबलता, प्रबलता को लोडनेस बोलते हैं। प्रबलता यानी लोडनेस, प्रबलता होता है। ठीक है, तीव्रता या प्रबलता। अब सुनिए, तीव्रता किसको कहेंगे, एक एक करके जानिए। तीव्रता किसको कहेंगे? तो तीव्रता जो है ध्वनि का धीमा अथवा तेज सुनाई देना। ध्वनि का धीमा या तेज सुनाई देना क्या कहलाता है? तीव्रता। वो तीव्रता के कारण ध्वनि का धीमा या तेज सुनाई देना। ठीक है, ध्वनि का तीव्रता किस पर निर्भर करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है। हाँ, आयाम आप लोग जानते होंगे, इस तरह का जो आकार बनता है, तो जितना ऊपर, जितना श्रृंग ऊपर जाएगा या गर्त जितना नीचा, वो हमारा क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। और जितना ऊपर वो जाता है उतना तेज आवाज़ सुनाई देता है। ठीक है, उतना तेज आवाज़ सुनाई देता है। तो याद रखिएगा, तीव्रता ध्वनि का धीमा अथवा तेज सुनाई देना होता है। ध्वनि का धीमा या तेज सुनाई देना तीव्रता कहलाता है। और तीव्रता किस पे निर्भर करता है? आयाम पर। तीव्रता किस पे निर्भर करता है? आयाम पे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आई समानुपाती ए स्क्वायर होता है। आई समानुपाती ए स्क्वायर, जहाँ पे आई जो है इंटेंसिटी, तीव्रता है, और ए फॉर एम्पलीट्यूड यानी आयाम है। ठीक है, तो आई समानुपाती ए स्क्वायर, आई समानुपाती ए स्क्वायर। तो याद रखिएगा, ध्वनि का धीमा या तेज सुनाई देना तीव्रता, और तीव्रता किस पे निर्भर करेगा? आयाम पर निर्भर करेगा। ध्वनि तीव्रता का मात्रक बताइए। डेसिबल, डीबी, इसका संकेत होता है डीबी। ठीक है, ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल तक का ध्वनि हानिकारक नहीं होता। ठीक है, WHO के अनुसार कितना मानक रखा गया? 45 डेसिबल। ठीक है, तो याद रखेगा, WHO के अनुसार जो ध्वनि का रेंज रखा गया 45 डेसिबल। उसके बाद आइए, तारत्व। क्या है? तारत्व, पिच जिसको बोलते हैं। ठीक है, पिच क्या होता है सुनिए। तो ध्वनि का मोटा या पतला सुनाई देना, ध्वनि का मोटा या पतला सुनाई देना पिच कहलाता है। ठीक है, ध्वनि का मोटा या पतला होना पिच कहलाता है। ठीक है, ध्वनि का तारत्व, ध्वनि का तारत्व जो है यानी पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, ध्वनि का पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। पिच किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पर। पिच किस पर? आवृत्ति पर। और वहीं तीव्रता किस पे? आयाम पर। ठीक है, तो आवाज़, ध्वनि का तेज या धीमा सुनाई देना क्या कहलाता है?
तीव्रता तीव्रता, ठीक है। और ध्वनि का मोटा या पतला होना, मोटा या पतला होना, तारत्व पिच, और तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व आवृत्ति पर और तीव्रता आयाम पर, ठीक है। आगे सुनिए, लड़की, कोयल, मच्छर, ये सब का तारत्व क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। हाँ, तारत्व अधिक, जिसका पतला आवाज़ होता है यानी उसका तारत्व पिच जो है ज़्यादा होता है, पिच अधिक होता है। तो लड़की का आवाज़ का पतला होना यानी उसका तारत्व अधिक होता है, और लड़कों का आवाज़ मोटा होता है यानी उसका पिच कम होता है। तो लड़की का आवाज़ या कोयल का आवाज़ देखते हैं तीखा आवाज़ होता है, पतला, और मच्छर का जो भिनभिनाता है ये सब का तारत्व क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। ये सब का तारत्व अधिक होता है। लड़का का तारत्व क्या होता है? कम होता है। जितना मोटा आवाज़ है वो सब का तारत्व क्या होगा? कम होगा। उसके बाद ये तीसरा गुण ध्वनि का था गुणता, क्वालिटी, ठीक है, गुणता, क्वालिटी। तो ध्वनि की तीव्रता और तारत्व समान रहने पर भी ध्वनि में अंतर कर पाना गुणता कहलाता है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता और तारत्व, तीव्रता और समान रहने पर भी ध्वनि में अंतर पता चल जाए तो वो गुण क्या कहलाता है? गुणता कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणता कहलाता है। तो ध्वनि की तीव्रता और तारत्व समान रहने पर ध्वनि में अंतर जो हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं वो क्या होता है? गुणता होगा, ठीक है। हाँ, अब सुनिए, अलग अलग व्यक्तियों के आवाज़ में अंतर, अलग अलग व्यक्तियों के आवाज़ में हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि किसका आवाज़ है, तो किसके कारण? गुणता के कारण, ठीक है। किसके कारण? गुणता कारण। परिचितों की आवाज़ में अंतर करवाना, ये भी किसके कारण? गुणता के कारण। हाँ, किसके कारण? गुणता कारण, ठीक है। वाद्य यंत्रों की आवाज़ में अंतर कर पाना, किसके कारण? गुणता के कारण, ठीक है। तो कुल मिला के याद रखिएगा एक शब्द में, किसी के आवाज़ में अंतर जो कर पाते हैं गुणता के कारण ही कर पाते हैं, ठीक है। अब आगे आइए, ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाला कारक। ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ठीक है, कौन कौन से कारक हैं? तो सुनिए, तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। कितना बढ़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाता है? तो 61 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 61 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, या फिर 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाएगा? 0.61 मीटर प्रति सेकेंड, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 61 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, याद रखिएगा। तो तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूसरा सुनिए, आर्द्रता बढ़ने पर, आर्द्रता मतलब क्या होता है? नमी होता है। आर्द्रता मतलब नमी। आर्द्रता बढ़ने पर वेग बढ़ जाता है। आर्द्रता बढ़ने पर वेग क्या हो जाएगा? ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। प्रत्यास्थता बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रत्यास्थता बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। घनत्व बढ़ने पर, सुनिए, घनत्व बढ़ने पर ध्वनि का वेग घट जाएगा। घनत्व बढ़ने पर ध्वनि का वेग घट जाएगा। अनुभार बढ़ने पर ध्वनि का वेग घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि V समानुपाती 1/√m होता है। V समानुपाती 1/√m होता है, ठीक है। तो अनुभार बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, दाब बढ़ने
दाब बढ़ने पर या घटने पर वेग अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, यानी ध्वनि के वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, दाब घटे या बढ़े ध्वनि के वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वेग अपरिवर्तित रहता है, वेग अपरिवर्तित रहता है। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सबसे अधिक एवं सबसे कम ध्वनि का वेग किसमें होगा? ऑप्शन सुनिए, O2, N2, H2, इनमें सभी। ठीक है, तो बताइए ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा? ज़्यादा H2 में। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? जिसका अनुभार कम, जिसका अनुभार कम होगा उसमें ध्वनि का वेग क्या होगा? ज़्यादा। ज़्यादा होगा। ठीक है, O2 का अनुभार की बात करें तो कितना होगा? 16। 16। N2 का अनुभार 8। परमाणु कितना होता है? 7 दूना 14। 14, अनुभार 14 हो जाएगा। हाइड्रोजन का अनुभार 2, तो हाइड्रोजन का अनुभार सबसे कम 2 है, यानी हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होगा। ठीक है, और वहीं सबसे कम बोलें तो ऑक्सीजन का 16 अनुभार है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन में अनुभार ये ध्वनि का वेग क्या होगा? सबसे कम। ठीक है, मैक संख्या क्या होता है? मैक संख्या, तो मैक संख्या वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल। मैक संख्या जो होता है, मैक संख्या किसको बोलते हैं? वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल, वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल, यानी मैक संख्या जो निकाला जाता है ध्वनि की चाल से तुलना करके निकाला जाता है। ठीक है, तो वस्तु की चाल कहने का मतलब वस्तु की चाल या कोई पिंड की चाल, तो वस्तु की चाल में आ जाएगा वायुयान की चाल, हेलीकॉप्टर का चाल, सैटेलाइट का चाल, मिसाइल का चाल, ये सब है। ठीक है, तो वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल, मतलब ध्वनि की चाल के तुलना में वायुयान का चाल निकाल लें तो वो हमारा मैक संख्या होगा। क्या होगा? मैक संख्या। ठीक है, तो वायुयान की चाल बटा ध्वनि की चाल या फिर हेलीकॉप्टर की चाल बटा ध्वनि की चाल, ये सब से हम लोग को क्या निकलेगा? मैक संख्या। तो याद रखिएगा, वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल क्या होगा? मैक संख्या। आगे आइए, ध्वनि की चाल वायु में कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। हाँ सही है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की चाल वायु में कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में ध्वनि की चाल बताइए। तो निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होता है। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होता है। ठीक है, ध्वनि का वेग याद रखिएगा सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में। सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। तो सबसे कम गैस में होता है। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था की बात करें तो सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, फिर द्रव में, फिर गैस में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा जल में ध्वनि का चाल बताइए। जल में ध्वनि की चाल 1483, एकदम एक्यूरेट डाटा रट लीजिए। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकेंड। 1483। लोहा में ध्वनि का वेग बताइए। लोहा में 5130। ठीक है, लोहा में 5130, 5130। और जल में 1483। जल में 1483। ठीक है, वायु में 332। ठीक है, और निर्वात में तो 0 होता है। ठीक है, तो जल में 1483, जल में 1483। नमकीन जल में कितना होगा? तो नमकीन जल में बढ़ जाएगा। नमकीन जल में क्या हो जाएगा? 1500 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। हाँ, केवल जल की बात करें तो 1483, और नमकीन जल यानी समुद्री जल ना, नमकीन जल में हो जाएगा 1500। कितना हो जाएगा? 1500। ठीक है, अब सुनिए, मैक संख्या का मान यदि 1 से कम आता है, मैक संख्या का मान 1 से कम है तो उसको हम लोग बोलते हैं सबसोनिक।
क्या बोलते हैं? सबसोनिक। सबसोनिक। और यदि मैक संख्या का मान 1 आ जाए, मैक संख्या का मान एक आ जाए। 1, मैक संख्या का मान 1 आ जाए तो उसको हम बोलेंगे सोनिक या फिर ध्वनिक। ठीक है, क्या बोलेंगे? सोनिक या फिर ध्वनिक। अच्छा, मैक संख्या 1 कब आएगा? जब वायुयान की चाल और बटा ध्वनि की चाल बराबर आ हो जाए। जाएगा। यानी कहने का मतलब वायुयान की चाल या हेलीकॉप्टर की चाल ध्वनि के चाल के बराबर चले तब उसको मैक संख्या कितना आएगा? एक आएगा। कितना आएगा? एक। तब उसको हम लोग सोनिक या फिर ध्वनिक बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर मैक संख्या का मान 1 से ज़्यादा है, मैक संख्या का मान 1 से ज़्यादा। ज़्यादा, तब उसको हम बोलेंगे सुपरसोनिक सुपरसोनिक। या पराध्वनिक। सुपरसोनिक को क्या बोलते हैं? पराध्वनिक। पराध्वनिक। ठीक है। अगर मैक संख्या का मान 5 से ज़्यादा है, मैक संख्या का मान 5 से ज़्यादा। तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक, अति पराध्वनिक। ठीक है, अति पराध्वनिक। तो याद रखिएगा, मैक संख्या 1 से कम। अच्छा, मैक संख्या 1 से कम कहने का मतलब वायुयान की चाल ध्वनि की चाल से कम, तो उसको हम लोग सबसोनिक बोल देंगे। क्या? और वही मैक संख्या 1 के बराबर का मतलब वायुयान की चाल ध्वनि के चाल के बराबर है तो उसको सोनिक यानी ध्वनिक बोलेंगे। और यदि मैक संख्या 1 से ज़्यादा यानी वायुयान की चाल ध्वनि की चाल से ज़्यादा हो तब उसको सुपरसोनिक पराध्वनिक बोलेंगे। और वहीं हाइपरसोनिक याद रखिएगा 5 से अधिक। ठीक है, हाइपरसोनिक में 5 से अधिक मैक संख्या हो जाए तब हम लोग हाइपरसोनिक या फिर अति पराध्वनिक बोलेंगे। ठीक है, सुनिए, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो वेग एवं तरंगदैर्घ्य तो बदलती है। वेग और तरंगदैर्घ्य क्या होती है? बदलती है, बट क्या नहीं बदलती? आवृत्ति कभी नहीं बदलती। आवृत्ति नहीं बदलती है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्वनि में अगर बदलने की बात करें, ध्वनि में अगर बदलने की बात करें तो 2 चीज़ नहीं बदलता है। एक तो आपका यहाँ आवृत्ति नहीं बदलता है और एक दाब नहीं बदलता। ठीक है, बाकी कुछ भी इसमें बहुत सारा गुण आएगा तो वो सब चेंजिंग होता है। ये 2 चीज़ चेंजिंग नहीं होता। क्या क्या नहीं होता? तो दाब और आवृत्ति नहीं बदलता। ठीक है, दाब और आवृत्ति, दाब और आवृत्ति। हाँ, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वेग और तरंगदैर्घ्य तो बदल जाता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता। आवृत्ति नहीं बदलता। तो ध्वनि का एकदम याद रखिएगा, दाब और आवृत्ति कभी नहीं बदलता। दाब और आवृत्ति नहीं बदलता। अब सुनिए, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल बताइए कैसा मिसाइल है? तो ये सुपरसोनिक मिसाइल है। कैसा है? सुपरसोनिक। हाँ, सुपरसोनिक यानी इसका मैक संख्या कितना होगा? 1 से ज़्यादा। सुपरसोनिक मतलब 1 से ज़्यादा। ठीक है, हाइपरसोनिक यानी 5 से ज़्यादा। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक याद रखिएगा। तो ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है यानी इसका मैक संख्या 1 से ज़्यादा, यानी ध्वनि के चाल से ये ज़्यादा चाल में ब्रह्मोस मिसाइल चलता है। और ये क्रूज मिसाइल है। क्या है? क्रूज मिसाइल। हाँ, इसकी क्षमता क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल का चाल बताइए क्या है? तो 290 किलोमीटर प्रति घंटा। ब्रह्मोस मिसाइल, हाँ 290 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल कितना है? 290 किलोमीटर प्रति घंटा। 290 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यह जो है 2 चरणों में लॉन्च होता है। कितने चरणों में? 2 चरणों में लॉन्च होता है। और यह जो है ब्रह्मोस मिसाइल जल, थल, वायु तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल जो अपना भारत में है ये जल, थल, वायु तीनों जगह से इसको लॉन्च किया जा सकता है। और इसको क्या कहते हैं? दागो और भूल जाओ। यह दागो एवं भूल जाओ पर कार्य करता है। ब्रह्मोस मिसाइल दागो और भूल जाओ पर कार्य करता है। ठीक है, आगे आइए। अब इसका है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि किसको बोलते हैं? इको। प्रतिध्वनि नाम से पता चल रहा है, प्रतिध्वनि। ठीक है, किसी सतह से ध्वनि का टकराकर लौटना प्रतिध्वनि कहलाता है।
ठीक है। किसी सतह से ध्वनि का टकरा के लौटना प्रतिध्वनि कहलाता है। ध्वनि, ठीक है। ध्वनि गूंज बताइए कितना होता है। ध्वनि गूंज कहने का मतलब कितने समय में जो है ध्वनि गूंजता है, तो 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, ठीक है। ध्वनि गूंज का टाइम जो है 1/10 सेकेंड, 10 सेकंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए बताइए कितना दूरी होना चाहिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच। 16.6 या 17 मीटर। हाँ बिल्कुल सही है। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए आप जहाँ खड़ी हैं और सामने जहाँ से टकरा के आ रहा है, या कोई दीवार हो सकता है, या कोई पत्थर, या कोई पहाड़ हो सकता है, कितना दूरी पे रहना चाहिए? तो मिनिमम 16.6 मीटर या लगभग 17 मीटर भी रहता है। तो 16.6 मीटर की दूरी पे रहिएगा, तब जाके गूंजता हुआ आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है, यानी प्रतिध्वनि सुनाई देगा, ठीक है। तो यहाँ 2 डाटा याद रखिएगा, ध्वनि गूंज 1/10 सेकेंड और प्रतिध्वनि सुनने के लिए 16.6 मीटर न्यूनतम दूरी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, अनुरणन। अनुरणन किसको कहते हैं? रिवाइब्रेशन, ठीक है, रिवाइब्रेशन। तो अनुरणन सुनिए, ध्वनि का गूंजना, ध्वनि का गूंजना, ठीक है। किसी हॉल वगैरह में बैठे हुए ध्वनि का गूंजना बार बार टकरा कर वो अनुरणन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुरणन, ठीक है। तो कोई भी ऑडिटोरियम में या फिर कहीं पे भाषण वगैरह दिया जाता है तो अनुरणन को क्या किया जाता है? कम किया जाता है, ठीक है, ताकि डिस्टर्ब ना हो। आवाज़ बार बार गूंजेगा तो वो मतलब ठीक से बोल नहीं पाएगा। तो उसमें क्या किया जाता है? अनुरणन को कम करने के लिए क्या क्या करता है सुनिए। तो गद्दा का प्रयोग करता है, ठीक है। किसका प्रयोग? गद्दा का प्रयोग करेगा, या फिर दीवारों को खुरदरा बनाया जाता है, दीवारों को खुरदरा, ठीक है, दीवारों का खुरदरा, या फिर प्लाईवुड का प्रयोग करता है, या मोटा पर्दा का प्रयोग करेगा, या दरी, कालीन, फोम, ये सब का प्रयोग करता है, ठीक है। क्यों करता है? तो अनुरणन को कम करने के लिए, ताकि जो गूंजने वाला आवाज़ है उसको सोख ले, ठीक है, वो लौटने ना दे। तो ये अनुरणन को कम करने के लिए ये सब काम होता है, ठीक है। सुनिए, ग्रीन मफलर परियोजना, ग्रीन मफलर परियोजना, और और एक है एकॉस्टिक विज्ञान। किससे संबंधित है? ध्वनि संबंधित है। ग्रीन मफलर परियोजना, ग्रीन मफलर परियोजना और एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि संबंधित, ठीक है। तो ग्रीन मफलर परियोजना का मतलब क्या होता है सुनिए। शहर में गाड़ियों के शोर को कम करने के लिए किनारों पर पेड़ पौधा लगाना, यही है ग्रीन मफलर परियोजना। ग्रीन मफलर परियोजना क्या है? गाड़ियों के शोर को कम करने के लिए सड़क के किनारे पेड़ पौधा लगाना, ठीक है। तो गाड़ियों के शोर शराबा को कम करने के लिए सड़क के किनारे पेड़ पौधा लगाना, ग्रीन मफलर परियोजना, ठीक है। अब सुनिए, कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल कितना डिग्री पर? तो वो भी 25 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा, ठीक है। ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? तो जल का बताइए, जल का कितना होता है? जल या फिर आशुत जल का 1498 मीटर प्रति सेकेंड। तो याद रखिएगा, जल या आशुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है, जो कि मानक टेम्परेचर होता है। वही अगर कह देगा 10 डिग्री पे बताइए, 50 डिग्री बताइए, तो ये मान बदल जाएगा, ठीक है। ये बेग क्या होगा? बदल जाएगा। लेकिन यही मानक टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और यही टेम्परेचर पूछता है। तो याद रखिएगा, 1498 हाँ, पर सेकंड। आशुत जल या जल में ध्वनि का चाल कितना होगा? 1498 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 1498 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और इसके पहले भी हम लोग पढ़े जल में 1483 केवल जल बोले तो 1483 बोलिएगा, और टेम्परेचर देके 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछे तो 1498। समुद्री जल में बताइए कितना होता है? तो समुद्री जल यानी नमकीन जल में 1531 25 डिग्री पर ऐसे होता है 1500, ठीक है। समुद्री जल या नमकीन जल 1500 होता है
25 डिग्री सेल्सियस पे पूछेगा तो 1531 वायु का बताइए, वायु 332 मीटर प्रति सेकंड, वायु का 332 मीटर। हाँ 332 मीटर, 332 मीटर। ठीक है। ऑक्सीजन में बताइए, ऑक्सीजन में ध्वनि का वेग कितना होता है? 316 ऑक्सीजन में कितना होता है? 316 ऑक्सीजन में 316। अब वायु में 332 332। स्टील में बताइए, स्टील में कितना होता है? 5960। 5960। हाँ स्टील में 5960। लोहा में 5130, लोहा में 5130 और स्टील में 5960। निकेल में कितना होता है? 6040। ठीक है, 6040। ठीक है, निकेल में 6040। एल्युमिनियम में बताइए 6420 होता है। एल्युमिनियम में 6420। एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल 6420 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये सब डाटा याद कर लीजिएगा। सुनिए, उसके बाद है अनुनाद, रेजोनेंस। तो अनुनाद किसको बोलते हैं? जब दो अलग अलग वस्तुओं का कंपन की आवृत्ति बराबर हो जाती है तो वह एक साथ अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। इस घटना क्या कहते हैं? अनुनाद। हाँ, जब दो अलग अलग वस्तुओं का कंपन की आवृत्ति बराबर हो, जब दो अलग अलग वस्तुओं की कंपन की आवृत्ति बराबर हो तो वह एक साथ अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। ठीक है, अधिक आयाम से कंपन करने लगेगी। इस घटना को अनुनाद कहेंगे। अनुनाद के कारण ही क्या हुआ था? 1939 में अमेरिका का टैकोमा पुल अनुनाद के कारण ही टूट गया था। अनुनाद के ही कारण टूट गया था। ठीक है, अनुनाद के कारण हाँ, क्या हुआ था? सेना लोग जो है ना पैदल उसमें मार्च कर रहे थे, जिसके कारण अनुनाद हुआ और पुल जो हुआ टूट गया था। इसलिए सेना को पुल पार करते समय मार्च करते हुए जाने से मना किया जाता है। ठीक है, हाँ। तो ये घटना 1939 में अमेरिका में हुआ था। टैकोमा पुल अनुनाद के कारण टूट गया था। ठीक है, और सुनिए, अनुनाद के कारण ही तानसेन के गाने पर कांच का टूट जाना। ठीक है, तानसेन जब गाता था, कहा जाता है कि तानसेन जब गाता था तो कांच टूट जाता था। किसके कारण? अनुनाद के कारण। किसके कारण? अनुनाद यानी रेजोनेंस के कारण। ठीक है, तो आज के लिए टॉपिक समाप्त हो जाता है। ध्वनि तरंग तो चैप्टर समाप्त ही हो गया था, साथ साथ ध्वनि, तरंग और ध्वनि ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर प्रकाश, लाइट शुरू करेंगे।